तो आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि पैसों को लेकर जो सोच है, जो समझ है, उस पर जो इस किताब के मुख्य विचार है उन्हें समझें। हाँ बिल्कुल। और ये किताब ना असल में पैसे से ज्यादा मानसिकता के बारे में है। मतलब लेखक के दो पिता जैसे लोग थे। एक उनके अपने पिता पढ़े लिखे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। वो क्या कहते हैं, सेफ जॉब और मेहनत पर जोर देते थे, पर पैसों के मामले में हमेशा थोड़ी तंगी रही। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। वो स्कूल वगैरह तो ज्यादा नहीं गए थे, पर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से काफी अमीर बने। एग्जैक्टली। और यही जो फर्क है ना दोनों में, शायद किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसों में कामयाबी सिर्फ डिग्री या मेहनत से नहीं आती। सोच का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, जैसे पुअर डैड सिखाते थे कि सिस्टम के लिए काम करो, अच्छी नौकरी करो, और रिच डैड वो कहते थे कि सिस्टम बनाओ। बिल्कुल। रिच डैड का मेन पॉइंट यही था कि भाई अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है। हाँ लगता है, पर यह सोचना पूरी तरह अलग है। इसका मतलब है कि आप कमाई के ऐसे तरीके बनाओ जो तब भी पैसा लाएं जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं आजकल। पैसिव इनकम, ये काफी लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन किताब ये भी कहती है कि हमारी जो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई है स्कूल कॉलेज की, वो हमें इसके लिए तैयार नहीं करती। सही बात है। स्कूलों में कहां सिखाते हैं पैसा मैनेज करना? तो कियोसाकी के हिसाब से ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, मतलब पैसों की समझ, वो सिर्फ बजट बनाना नहीं है। तो क्या है फिर? देखिए, चार मेन चीजें हैं। एक तो अकाउंटिंग, मतलब पैसों का हिसाब किताब समझना। दूसरा इन्वेस्टमेंट, पैसे से पैसा कैसे बनता है। तीसरा मार्केट की समझ, डिमांड सप्लाई कैसे चलती है, ट्रेंड क्या है। और चौथा कानून, जैसे टैक्स के नियम, कंपनी कैसे बनाते हैं, ये सब। अच्छा। ये समझ होगी तभी तो आप अपने पैसों को कंट्रोल कर पाएंगे, वरना पैसा आपको कंट्रोल करेगा। और इसी समझ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना, संपत्ति और देनदारी। ये शायद किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल। और अक्सर लोग इसे मतलब थोड़ा गलत समझ लेते हैं। कियोसाकी की डेफिनेशन बहुत सीधी है। संपत्ति यानी एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। और देनदारी या लायबिलिटी वो जो पैसा निकाले। एकदम। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो वो किराया ला रही है, वो संपत्ति हुई। स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है तो वो संपत्ति है। लेकिन जैसे कार का लोन है या क्रेडिट कार्ड का बिल, वो साफ तौर पर देनदारी है, पैसा जा रहा है। पर कियोसाकी तो उस घर को भी देनदारी मानते हैं जिसमें हम खुद रहते हैं। ये बात थोड़ी। हाँ, ये चौंकाती है लोगों को, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं ना कि घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल। कियोसाकी का तर्क ये है कि जब तक घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, जैसे लोन की किश्त, टैक्स, मरम्मत का खर्चा, तब तक वो फाइनेंशियल नजरिए से एक देनदारी है। अच्छा। वो कहते हैं कि अमीर लोग पहले इनकम बनाने वाली संपत्ति खरीदते हैं, फिर उस संपत्ति से जो पैसा आता है उससे वो महंगी चीजें या बड़ी देनदारियां खरीदते हैं। उनका फोकस हमेशा एसेट वाला कॉलम बढ़ाने पर होता है। इसी से शायद वो अपना बिजनेस संभालो वाला आइडिया जुड़ता है। मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, पर हाँ, मतलब ये कि जो कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा ऐसी चीजों में लगाओ जो आपके लिए पैसा कमाएं, चाहे वो कोई साइड बिजनेस हो, स्टॉक मार्केट हो या रियल एस्टेट। अपनी एसेट्स बनाओ। अच्छा। और यहीं पर वो टैक्स और कॉर्पोरेशन वाली बात काम आती है जो हमने पहले कही थी। हाँ, कि अमीर लोग अक्सर कॉर्पोरेशन बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कंपनी बनाने से ना टैक्स में कुछ फायदे मिल जाते हैं। कुछ खर्चे आप टैक्स देने से पहले दिखा सकते हैं, अपनी पर्सनल लायबिलिटी से बिजनेस को अलग रख सकते हैं। ये सब फायदे एक आम सैलरी वाले इंसान को नहीं मिलते। ये कानूनी तरीके हैं टैक्स बचाने और संपत्ति बढ़ाने के। एक और बात थी किताब में, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? खासकर शुरू में तो सब पैसे के लिए ही काम करते हैं। हाँ, शुरू में लगता है, पर इसका मतलब गहरा है। कियोसाकी कहते हैं कि ऐसी जॉब्स चुनो जहां कुछ स्किल सीखने को मिले, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लोगों से बात करना, लीडरशिप। हो सकता है शुरू में इन जॉब्स में पैसा कम हो, पर लंबे टाइम में ये स्किल्स आपको अपना काम शुरू करने या बेहतर इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगी। याद है उन्होंने कैसे रिच डैड के लिए बहुत कम पैसे में काम किया था, सिर्फ सीखने के लिए। हाँ, वो बात तो है। ये सीखने पर जोर देना, ये उस सोच से बिल्कुल अलग है कि बस एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल जाए। किताब डर के बारे में भी बात करती है ना, और रिस्क लेने के बारे में। जरूर। पैसा डूबने का डर, ये बहुत से लोगों को रोकता है कुछ नया करने से, इन्वेस्ट करने से। रिच डैड यही सिखाते हैं कि फेल होना सीखने का हिस्सा है, और रिस्क को मैनेज करना सीखना चाहिए। उसे भागना नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो रिच डैड पुअर डैड का सार यही है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली चीज है कि उस पैसे को आप कैसे संभालते हैं, कहाँ लगाते हैं, सीखते कैसे रहते हैं। और सबसे जरूरी, अपनी सोच कैसे बदलते हैं। मतलब पैसों की आजादी जो है वो पैसे से ज्यादा सोच पर निर्भर करती है। एकदम सही कहा। संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना जो स्कूल हमें नहीं देते। और पैसिव इनकम के रास्ते बनाना, ये इस किताब के परमानेंट लेसन है। अमीर बनने का रास्ता संपत्ति बनाने से जाता है, सिर्फ सैलरी बढ़ाने से नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर कोई आज से ही अपनी हर खरीदारी, हर खर्चे को इस नजर से देखे कि ये चीज मेरे लिए संपत्ति बन रही है या देनदारी, तो सिर्फ ये एक छोटा सा बदलाव उनके आने वाले फाइनेंशियल फ्यूचर पे कितना बड़ा असर डाल सकता है। सोचने वाली बात है।